देखिए आपका सीआरपीसी में भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर चल रहा था, फिर एक बार इसकी भूमिका बांध दिया जाए। वैसे एपीओ इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इससे। इंटरव्यू में ये बनता है कि भाई आप एपीओ बनने जा रहे हैं तो एपीओ का कार्य बताइए। तो एपीओ का जब भी कार्य बताएंगे तो आपका बताया जाएगा किसी दिन डिटेल में, हम भी और लिख लें। 3 एंगल से आप एपीओ का कार्य बताएंगे। एक, संज्ञान के पहले आप यानी कि अपराध के संज्ञान के पहले बताएंगे कि अपराध के संज्ञान के पहले एपीओ क्या करता है। तो रिमांड आदेश लेता है न्यायालय से, समन जारी करवाता है, वारंट जारी करवाता है, उद्घोषणा करवाता है, कुर्की का आदेश निकलवाता है। कौन? तो एपीओ। संज्ञान के बाद जब विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलता है तो अभियोजन का संचालन कौन करता है? एपीओ। और जब फैसला आ जाता है और अभियुक्त को कम दंड दिया गया है या अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया गया है तो ये एपीओ डीएम साहब को लिख सकता है विचारण की समाप्ति के बाद कि इसकी अपील आगे की जाए, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन में इस मामले की क्या की जाए? अपील। तो भाई 3 एंगल से एपीओ का कार्य बताइएगा इंटरव्यू में, एक एक लाइन ही पर्याप्त है, इतना ही बता देंगे तो बहुत है। एक, संज्ञान के क्या पूर्व। दूसरा कब बताएंगे? संज्ञान के बाद लेकिन निर्णय के पूर्व अभियोजन का संचालन, और निर्णय के बाद आपका अपील के लिए सिफारिश करना। देखिए आपका कल बताया गया था, फिर एक बार हम शुरुआती दौर से करते हैं। और धारा 24 आपका थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ाया जाएगा ताकि मुख्य मुख्य बिंदु ही पढ़े जाते हैं। धारा 24, 25 और 25 से एक क्वेश्चन बनने का पीटी में चांस रहता है, लेकिन एकदम शुरुआती दौर से हम शुरू करते हैं ताकि भाई किस आपका कोई समस्या न रहे। देखिए गंभीरता के आधार पर सीआरपीसी के तहत अपराधों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक, गंभीर अपराध जिसे संज्ञेय अपराध कहा गया है, और एक साधारण अपराध जिसे असंज्ञेय अपराध कहा गया है। संज्ञेय अपराध में पुलिस को ज़्यादा पावर है, असंज्ञेय में कम है। संज्ञेय में एफआईआर होगी, वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार भी कर सकेगी, और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस तफ्तीश या अन्वेषण भी कर सकेगी। और असंज्ञेय मामलों में, साधारण मामलों में एनसीआर होगी, पुलिस को न तो वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति है और न ही मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन या खोज या अनुसंधान या विवेचना, कहिए बिहार तफ्तीश पूछा था, और या अन्वेषण की पुलिस को पावर नहीं है। संज्ञेय अपराध में ये माना जाता है कि पूरा केवल पीड़ित ही प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। कौन सो? पूरी सोसाइटी। समाज को न्याय दिलवाने का कर्तव्य आपका राज्य पर है, अतः जितने संज्ञेय मामले हैं उन सभी में राज्य अपने नाम से अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन चलाता है। तो राज्य जब अभियोजन चलाता है तो अभियोजन न्यायाधीशों के न्यायालय में भी चल सकते हैं और आपका मजिस्ट्रेटों के भी। तो राज्य की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन या प्रोसिक्यूशन को हैंडल कौन करता है? तो न्यायाधीश का न्यायालय है, तो लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो एपीओ यानी कि सहायक लोक अभियोजक। ये कम से कम कंसेप्ट ये। लोक अभियोजक की परिभाषा पूछा गया है यूपी एपीओ में, वहीं से हम शुरू करते हैं।
लोक अभियोजक की परिभाषा कहाँ दी गई है सीआरपीसी में? 2U। भाई गलत ना हो, 2015 में आ चुका है। लोक अभियोजक की परिभाषा 2U में दी गई है। लोक अभियोजक का मतलब भी पूछा गया, खंडवार दिया है। ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा, चाहे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, जैसे सीबीआई में एपीपी होते हैं या पीओ, तो वह केंद्रीय सरकार, और एपीओ राज्य की निकलती हैं तो राज्य सरकार। पहले सीबीआई का भी डाले हैं। अब भाई सीबीआई का भी पढ़ाया जाएगा आपका अलग से। मैंने कुछ बिहार का माइनर निपट जाए तो आपका अप्रैल में तो नहीं लेकिन मई में आपका एक्स्ट्रा क्लास लगाकर जो सीबीआई एपीओ में छोटे छोटे 2-3 कानून हैं वह अलग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप जो मेजर एक्ट हैं वह तो भाई साथ साथ पढ़िए, चाहे यूपी एपीओ हो, बिहार एपीओ हो, सीबीआई एपीओ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तो क्या करिए एक ही साथ सब पढ़िए, ताकि जो लोग डाले हैं फार्म एक ही साथ सबका आपका तैयार होता रहे। देखिए, तो जो व्यक्ति धारा 24 के तहत क्या हुआ है, नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? सरकार द्वारा। वह पीपी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक माना जाएगा। और यह अगला पॉइंट ही लोग गलत करके आते हैं। ऐसे नियुक्त व्यक्ति के निर्देश में कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। और जो लोग गलती करते हैं नए लोग, वही निर्देश वाला करते हैं। एक उदाहरण देखिए इस पर। सरकार ने एक को लोक अभियोजक नियुक्त किया और एक खुद न जाकर एक अन्य अधिवक्ता बी को निर्देश दिया कि हमारी ओर से जाकर तुम अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन का संचालन करो, यानी कि बहस करो इत्यादि करो। तो बताइए नियुक्त किसको सरकार ने किया है? ए को। ए ने किसको डायरेक्शन दिया है अपनी ओर से कार्य करने के लिए? बी को। तो क्या बी लोक अभियोजक माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं भाई, माना जाएगा। इतना याद रखिए। इस लोक अभियोजक की जो नियुक्ति होती है वह आपका सेक्शन 24 में होती है, और यही धारा हमें पढ़नी भी है। यानी कि इतना पढ़ने के बाद आप किस पर आइएगा? 24 पर। पहले इतना भूमिका पढ़ लीजिएगा तब। देखिए धारा 24 में भाई आपका आपका थोड़ा बहुत साठ हम करते हैं। लोक अभियोजक की नियुक्ति आपका राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार करती है। केंद्रीय सरकार अपने मामलों के लिए, यानी कि जो भारत सरकार मुकदमा चलाती है, और राज्य सरकार अपने मामलों के लिए, जैसे कि ईडी मुकदमा चला रही है, सीबीआई मुकदमा चला रही है, तो ये राज्य का एपीओ नहीं लड़ता। कौन लड़ेगा? जो कहाँ का एपीओ है? सीबीआई। एपीओ नहीं भाई, पीपी। सीबीआई में पीपी होते हैं, पीओ होते हैं, एपीओ होते हैं। तो सीबीआई को लड़ना तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति होती है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में तो एपीपी, और आपका न्यायाधीश के न्यायालय में तो आपका पीपी या पीओ भी कहा जाता है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। फिर एक बार देखिए भाई, केंद्र सरकार भी नियुक्त कर सकते हैं, और कौन? राज्य सरकार, अपने अपने मामलों के लिए। अगर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है तो अनुभव पूछा गया है आपका अधिवक्ता के रूप में, उसका अनुभव कम से कम कितने साल का? 7 साल। मैंने रजिस्ट्रेशन कराने के दिन, बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश में, उदाहरण के तौर पे जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके 7 साल बाद ही आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी जानना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ बनाए जाते हैं? तो न्यायाधीशों के न्यायालय में, मजिस्ट्रेटों के नहीं। किस न्यायालय में? न्यायाधीश। किसकी ओर से ये मुकदमा लड़ेंगे? अभियुक्त की ओर से कि सरकार की ओर से? और अभियोजन का संचालन कौन करेंगे?
न्यायाधीश के न्यायालय में पीपी, और किस धारा में ये बताया गया है, तो एक सेक्शन और मैं जोड़ दे रहा हूँ, सीआरपीसी की किस धारा में, 301। अब अगला देखिए भाई, अगर कोई स्पेशल मामला है तो ऐसी दशा में आपका राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एसपीपी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि विशेष लोक अभियोजक की भी नियुक्ति कर सकती है। लेकिन विशेष लोक अभियोजक के लिए जो अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए, अब 7 साल नहीं, कितने साल, 10 साल। अगर इतना आप तैयार है, वो पैनल बनेगा, ये बनेगा, राज्य सरकार छांटेगी, उतना नहीं देखना है, बस ये देखना है कि भाई इतना ही याद रखिए, इतना पर्याप्त है कंपटीशन के लिए। अगला देखिए भाई, आपका एपीओ देखा जाए। अब धारा 25 पर आ जाइए, एपीओ साहब को देखा जाए। पहले एपीओ साहब के बारे में आप कुछ नियम जानिए, और जब भी एपीओ आप पढ़ेंगे तो आपका धारा पहले ऐड कर लिया जाए। धारा 25 पढ़िएगा एपीओ के बारे में, सहायक लोक अभियोजक के बारे में। धारा 25 के बाद कम से कम एक धारा 301 पढ़िएगा, किसके बारे में, एपीओ के बारे में। फिर आपका धारा 302 पढ़िएगा, यानी कि कम से कम सीआरपीसी की कौन सी धारा, 302। एपीओ का कार्य क्या है, कहाँ नियुक्त होगा, किसके द्वारा नियुक्त होगा, इत्यादि चीज़ें पहले समझिए, तब यहाँ धारा 25 थोड़ा एक दो टेक्निकल पॉइंट हैं और 302 से कोरिलेट करके हम पढ़ाएंगे और 301 से। देखिए फिर एक बार, अभी हमने बताया भाई कि एपीओ का कार्य अगर पूछा जाए तो 3 भाग में बांटिएगा। अपराध के संज्ञान के पूर्व आदेश का और रिमांड दिलवाना। देखिए आपका व्यवहारिक भी बता दिया जाए। पुलिस जितने मामले न्यायालय में पेश करती हैं, डायरेक्ट नहीं जाती, बीच में एक माध्यम होता है, वह एपीओ होता है, और पुलिस अपना कागज पत्तर सब ले जाकर किसको देती हैं, एपीओ को, और एपीओ वह प्रस्तुत कहाँ करता है, तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। वारंट निकालना है, समन निकालना है, उद्घोषणा करानी है, कुर्की करानी है, रिमांड दिलवाना है, ये सारा एप्लीकेशन कौन देता है, एपीओ, लेकिन कागज पत्तर कौन मुहैया कराती है, पुलिस। थाने का एक आपका व्यवहार में पैरोकार होता है, जो आपका ज़्यादातर वह उसका कार्य है कि थाने के जितने इत्यादि कागज पत्तर अभियुक्त हैं सबको लेकर कहाँ पहुँच जाए, कचहरी में, और एपीओ साहब को बताए, और एपीओ साहब उस कागज पत्तर एप्लीकेशन को कहाँ रखेंगे, मजिस्ट्रेट के पास। माने डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आपका कोई पुलिस अधिकारी भी एपीओ का कार्य कर सकता है, अभी हम उसको बताएंगे। धारा 25 से भी कवर करवाएंगे, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया भाई, और धारा 302 से भी। एपीओ जो होते हैं वह मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होते हैं, न्यायाधीश के नहीं, ये याद रखना है। ये अभियोजन का संचालन करते हैं, यानी कि सरकार की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध बहसबाजी करेंगे, साक्षी पेश करेंगे, साक्षियों की मुख्य परीक्षा करेंगे, और आपका तमाम चीज़ें करेंगे। पूरा साक्ष्य कौन देगा न्यायालय में, एपीओ। आपका जमानत का भी विरोध किसको करना है, एपीओ साहब का। दंड किसको दिलवाना है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, अभियुक्तों को, एपीओ साहब का। तो एपीओ साहब भी खूब कमाते हैं, और जब तक कि 2-4 हज़ार रोज पॉकेट में न आ जाए तब तक कई लोग तो घर ही नहीं जाते। आपका एक दो कोचिंग के भी लोग हैं, यहीं पढ़े थे और बहुत नैतिकता की बातें करते थे, और मित्रों द्वारा उनके पता लगा, भाई हम तो फ़ोन ही नहीं करते कहीं, आपका कभी काल आप समय ही नहीं मिलता कि कहीं फ़ोन करें भाई।
और नियम भी यही है भाई, जो बन गया बन गया। हम आगे देखेंगे कि बिहार में कितने लोग बनेंगे कि हम झुनझुना बजाते रहें कि 50 हुए थे 2015 में, 2000 आपका 17 मान अब आपका 3 हुए 17 सीट में, झुनझुना नहीं बजाना है, आगे बढ़ोतरी करना है कि आगे अब कितने होंगे। वो पुराना जो बीत गई वो बात गई, अब आगे जैसे कोरोना काल बीत गया बीत गया, अब उसी को लेकर थोड़े मथा जाएगा कि समस्या थी समस्या थी। भाई आगे आदमी बढ़ेगा, जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे देखने का नहीं। और लगातार मैं बता दूं, उस समय जो लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़ रहे हैं, जमीन आसमान का लेक्चर में अंतर है। उस समय उतना आदमी ज्ञान नहीं रखता था, और आज ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा बताया भी जा रहा है। और इसीलिए यहाँ के लड़के ट्रेन में बस में हर एक जगह चर्चा होती है कि मनोज सर के लड़के मेरिट बढ़ा कर आ जा रहे हैं, और इसीलिए कई जगह से प्री में ही लोग क्या हो जा रहे हैं। दिल्ली वालों की हालत बिहार जे में भी खराब है, और आपका बिहार एपीओ में भी देखिए क्या होता है। मेरिट अब तो अलग बात है, हो सकता है कल रिजल्ट आ ही जाए, चांस है कल, अब आए ना आए लेकिन चांस है पूरा, जो सूचना आ रही है। आगे देखिए भाई, तो एपीओ का मुख्य कार्य होता है जैसे कि पैसा कैसे कमाएंगे आप लोग, ये भी बता दिया जाए भाई, क्योंकि ये तो सामाजिक नियम है। अब मान लीजिए अभियुक्त आया, और वह अभियुक्त ने 500 पकड़ा दिया कि हजूर जमानत का विरोध न करिएगा, बस मुख बंद रखिए। अब मुख बंद करने के लिए 1000 क्या करिए, तो अभियुक्त के वकील लेंगे 2000, और एपीओ साहब को देंगे 1000, 1000 अपनी जेब में, बस कान में फुसफुसा देंगे कि इस मामले में थोड़ा क्या रहिएगा, शांत रहिए, तो जमानत मिल जाएगी। मिल गया 1000। भाई क्या करना है, कौन सरकार बर्खास्त कर रही है, इसीलिए अभियुक्त छूट भी रहे हैं। अभियुक्त इसीलिए छूट रहे हैं कि सरकार के वकील अपना कर्तव्य अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं। आगे देखिए भाई आपका, तो ये जो एपीओ होते हैं इनके मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इत्यादि, अब आपका क्या किसी पुलिस अधिकारी को एपीओ का कार्य दिया जा सकता है कि नहीं, निश्चित रूप से दिया जा सकता है। और इसीलिए बिहार में मैं कल बताया था कि वैकेंसी ही नहीं आती थी, और जब हाई कोर्ट रगड़ा सरकार को कि आप एपीओ का कार्य पुलिस से क्यों करा रहे हैं, आप एपीओ की भर्ती करिए, इतना पद खाली हैं। फिर 147 पद नया भी आ गया है, अब जुड़ेगा कि अलग नहीं आएगा अभी कंफर्म नहीं है। तो ऐसी दशा में तब सरकार को होश आया, और सरकार ने 553 क्या निकाल दी वैकेंसी। लेकिन इतना पेपर कठिन बना दिया कि बड़े बड़े लोग भी लग रहा है कि कुछ क्या हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन मेरिट कम जाएगी। देखिए आगे भाई आपका बेयर एक्ट निकाल लीजिए। अब बेयर एक्ट पूरी भूमिका बंध गई, अब आपका केवल और केवल बेयर एक्ट को समझाना है, और 302 अभी पढ़ाना है। 301 है कि एपीओ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन का क्या करेंगे, संचालन। अब देखिए बेयर एक्ट में 2-3 क्लू मिलेगा, और वही क्लू हम बताएंगे, और वही इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखिए सहायक लोक अभियोजक, एपीओ को क्या कहते हैं, सहायक लोक अभियोजक। भाई धारा 25 में राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यानी कि पहला नियम निकल गया राज्य सरकार का, ये आपका किस न्यायालय में नियुक्त करेगी, मजिस्ट्रेट के एक या एक से अधिक एपीओ। अगला देखिए 1A में केंद्रीय सरकार, जैसे जो डाले हैं सीबीआई एपीओ, सीबीआई एपीओ जो डाले हैं वो केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग, यानी कि स्पेशल मामला जैसे भ्रष्टाचार इत्यादि, किसी वर्ग के मामले के संचालन के उद्देश्य के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती हैं, तो केंद्रीय सरकार हो गया। दूसरा खंड देखिए, जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। यानी कि सामान्य नियम खंड 2 में यही निकला
कि किसी पुलिस अधिकारी को एपीओ नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन लगा तो कुछ न कुछ समस्या है। अगर नियुक्त किया जाता है तो उपधारा 3 की शर्तों का क्या करना पड़ेगा? पालन। तो आखिर उपधारा 3 में क्या है? देखिए भाई, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी कोर्ट में एपीओ साहब है ही नहीं, या तो सरकार ने भर्ती ही नहीं किया, या एपीओ साहब छुट्टी पर हैं, बीमार हो गए हैं, तब क्या होगा? या भर्ती नहीं हुआ। यही इसी कारण एपीओ की वैकेंसी कम आती है भाई। देखिए ध्यान से, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। तो वहाँ डीएम द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य बहुत महत्वपूर्ण है, या तो पुलिस को या पुलिस से किसी भिन्न व्यक्ति को, पुलिस को नहीं, पहले अन्य व्यक्ति मतलब क्या? डीएम साहब चाहें तो पुलिस को भी, या अन्य व्यक्ति मतलब कि ज़्यादातर जो रिटायर हो गए हैं पीओ, उनको भी नियुक्त कर दिया जाता है, और आपका पारिश्रमिक मिलता है डेली वेज पर। यानी कि पुराने लोगों को भी नियुक्त किया जाता है जो क्या हो चुके हैं, रिटायर। अन्य का मतलब फिर एक बार समझिए, पुलिस को भी और किसको? दूसरे को भी। कौन नियुक्त कर सकता है? डीएम। लेकिन किसी पुलिस अधिकारी को अगर एपीओ बनाया जाता है तो उस पर दो प्रतिबंध हैं। देखिए क्या प्रतिबंध है। यदि उसने उस अपराध में अन्वेषण में भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, तो उस पुलिस अधिकारी को उस मामले में एपीओ नहीं बनाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए ए एक पुलिस अधिकारी था, बी ने अपराध किया और ए ने ही बी के अपराध की तफ्तीश की है, तो क्या बी के खिलाफ अभियोजन के संचालन में ए को एपीओ बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसी ने क्या किया है? अन्वेषण किया है। यानी कि आपका भी हम सकारात्मक बताएंगे, थोड़ा भी नकारात्मक चल रहा है। दूसरा देखिए, यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, यानी कि इंस्पेक्टर की पंक्ति से क्या है? नीचे। अब इसको थोड़ा सकारात्मक, ये नकारात्मक पहलू में हो गया। कैसे हो गया? देखिए इसको हम सकारात्मक बता रहे हैं भाई। किसी पुलिस अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एपीओ नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए दो शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि वह निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर या उससे अधिक ऊपर का पुलिस अधिकारी हो, रैंक में क्या हो, या तो इंस्पेक्टर या उसके क्या ऊपर का। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि वह पुलिस अधिकारी उस मामले में अन्वेषण में भाग न लिया हो। भाई याद रखिएगा, यानी कि वह पुलिस अधिकारी उस मामले के विवेचना में भाग न लिया हो, तब डीएम साहब किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को क्या बना सकते हैं? एपीओ। इसीलिए एपीओ की वैकेंसी नहीं आती। इसी के साथ तुरंत आपको 25 के साथ 302 निकालिए। भाई तुरंत मैं बता रहा हूँ, अलग नहीं करना है। तुरंत आपका कौन सी धारा आपका ऐड करना है? 302। तुरंत भाई बैरक देखिए, वहाँ भी ऐसा ही आपका मामला मिलेगा। देखिए भाई आपका 302 और फिर 25 से कोरिलेट किया जाएगा। अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। अनुज्ञा माने परमिशन। देखिए, किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, अब यहाँ आपका न्यायालय अनुज्ञा देगा। नियुक्त 25 में कौन करते थे? डीएम। और यहाँ अनुज्ञा या परमिशन कौन दे सकता है पुलिस को? न्यायालय। देखिए आपका
किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, यानी कि ये धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लागू होगी कि न्यायाधीश की, तो आप क्या बताएंगे? मजिस्ट्रेट के, न्यायाधीश नहीं। मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो वहाँ भी ये नियम था कि जिसको एपीओ बनाया जा रहा है वह या तो इंस्पेक्टर हो या उसके ऊपर का हो। तो यहाँ थोड़ा नकारात्मक भाषा में कही गई है कि ऐसा व्यक्ति हो जो निरीक्षक की या इंस्पेक्टर के नीचे के रैंक का न हो। तो हम सकारात्मक भी बता रहे हैं कि तब किस रैंक का हो, या तो इंस्पेक्टर या उसके ऊपर। अगला देखिए, हाँ, पुलिस अधिकारी से भिन्न माने निरीक्षक से नीचे के अधिकारी को मजिस्ट्रेट ये कार्य नहीं सौंप सकता। अगला देखिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालन किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है, किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के बिना ऐसा कार्य करने का हकदार नहीं होगा। और परंतु भी बताता है कि जिस पुलिस अधिकारी को अनुज्ञा दी जा रही है वह पुलिस अधिकारी उस मामले में अन्वेषण में भाग लिया हो कि न लिया हो, न लिया हो। तो आखिर 25 और 302 में कह सकते हैं अंत। देखिए एक लाइन और है भाई, प्राइवेट वकील भी, अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है। तो आपका आगे तो बताया जाएगा, लेकिन 25 और 302 में डिफरेंस क्या रहा? तो 25 में डीएम साहब किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि पुलिस को भी एपीओ नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो शर्तें हैं कि वह निरीक्षक या इंस्पेक्टर के रैंक का क्या न हो, नीचे का, और वह उस मामले के अन्वेषण में भाग न लिया हो। तो भाई आपका 302 में क्या हुआ? तो 302 में है कि मजिस्ट्रेट हैं, आपका मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्राजिक्यूट जांच या विचारण चल रही है, तो मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी को परमिशन दे सकते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कि आप एपीओ का कार्य करिए। लेकिन कब? जबकि वह पुलिस अधिकारी, दो शर्तें वहाँ भी यहीं सेम, इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का न हो और उस अपराध में भाग लिया हो कि न अन्वेषण में न लिया हो। अब क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी, आपका कोई प्राइवेट व्यक्ति अपने बचाव में कार्य कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अधिवक्ता भले न हो, लेकिन किसकी अनुज्ञा से? न्यायालय की। भाई अभियुक्त बताइए, अपना अधिवक्ता का काम कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। देखिए अधिवक्ता क्यों नियुक्त किया जाता है, आज ये भी बता दिया जाए भाई, थोड़ा बहुत आपका हल्का सा डिटेल में किया जाए। जैसे कि आपको सर्दी बुखार, सर्दी जुकाम या थोड़ा बहुत दिक्कत हुई तो स्वयं जाकर मेडिकल स्टोर पर क्या कर लेते हैं? दवा ले लेते हैं और 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब मर्ज बड़ा रहता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर उस मामले का क्या है? एक्सपर्ट हैं। रोग पकड़ता है, रोग का इलाज करता है और आपको स्वस्थ कर देता है। सेम उसी प्रकार छोटे मोटे मामले हैं तो खुद ही बहस कर लीजिए, लेकिन टेक्निकल मामले, बड़े मामले हैं तो वकील विधि विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट है इलाका, तो कम से कम वहाँ जाएंगे तो वह कुछ तिकड़मबाजी बताएगा कि ऐसे तुम क्या करोगे, बचोगे तभी तो बचेंगे। भाई आपका इसीलिए तो लोग जाते हैं, नहीं तो खुद ही बहस नहीं कर लेते, क्योंकि वह कुछ टेक्निकल पॉइंट जानता है जिस पर आपको बचा लेगा। नहीं तो खुद भी आप रुस्तम फिल्म में देखिए, खुद ही आपका अभियुक्त अपना बचाव कर रहा है, स्वयं सक्षम साक्षी भी बना और अधिवक्ता का कार्य भी क्या कर रहा है? स्वयं। फिर 25 ए देखिए, यहाँ से 25 ए से भाई एक क्वेश्चन आपका बनने का पूरा चांस रहता है। अभियोजन निदेशालय,
जो पहला क्वेश्चन धारा 25 से आपको कवर करना है वह आपका ये कवर करना है। पहला तो ये जानना है कि धारा 25 से कब जोड़ी गई, ये चैप्टर समाप्त हो जाए ताकि आपका कल से नया चैप्टर भाई उठाया जाए। देखिए क्वेश्चन का मॉडल कैसे बनता है भाई। एमपी ने जो बना रखा है वह सेक्शन से बनाया है। पहला कि अभियोजन निदेशालय आपका कह सकते हैं कि किस धारा में दिया गया, तो धारा गलत ना हो, किस में, आपका धारा 25A। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि यह धारा कब जोड़ी गई, तो गलत ना हो, 25 कैपिटल एक, भाई पुराना बैरक में नहीं होगा भाई। जिनके पास बहुत आदम बाबे जमाने का बैरक हो अपना भाई नया बैरक ले लें, चाहे आईपीसी या सीआरपीसी। मैं फिर बता दूं, कुछ पैसा खर्चा करके 200-300 ले लें, क्योंकि पुराना बैरक अब काफ़ी बदल गया है और आपका कर्तव्य है कि नया। या भाई पढ़ाते समय आप लिखते रहिए। एक और भी उपाय है कि पुराना आपके पास बैरक है तो पढ़ाते समय उसको लिख लीजिए, या तो अलग पर्ची लगा के या बैरक पर कि ये धारा में ये है। देखिए भाई 25 से कब जोड़ा गया, तो आपका 2005 में जोड़ा गया, ये पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन कब से लागू है, तो आपका 23 जून 2006, नीचे डेट दे दी गई है, कब से, 23 जून 2006 से। अगला देखिए, अगला देखिए आपका धारा 24 और 25, थोड़ा सतर्क रहिए। धारा 24 में आपने क्या देखा, लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, और धारा 25 में क्या देखा, एपीओ। इन दोनों पर कंट्रोल करने के लिए और इन दोनों के बारे में विस्तृत प्रावधान करने के लिए, ट्रांसफर से लेकर इत्यादि के लिए अब एक अलग से विभाग बना है और वह क्या कहलाता है, अभियोजन निदेशालय। यानी कि इन दोनों के बारे में कौन सी धारा बन गई है, 25 से, क्या कहलाएगा, अभियोजन निदेशालय। और जो लगातार क्वेश्चन बन रहा है कि अभियोजन निदेशालय किसके अंडर में होता है, किसके कंट्रोल में, ये गलत ना हो, एक लाइन भले लिख लीजिए, तो उस राज्य के गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण। तो गृह विभाग या होम डिपार्टमेंट का प्रधान कौन होता है, तो सचिव, मंत्री ना मार दीजिएगा। आपका गृह विभाग का प्रधान कौन होता है, प्रमुख सचिव। यानी कि जो गृह विभाग का आपका प्रमुख सचिव होगा उसी के अंडर में यह विभाग होगा, और वहीं से ट्रांसफर, सेवा शर्त इत्यादि का प्रावधान और इन पर कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक पर के बारे में विस्तृत प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 25A। किसके प्रशासनिक नियंत्रण में, रट कर जाइएगा, उस राज्य के गृह विभाग के प्रधान, भाई यही वाक्य मारिएगा, उस राज्य के गृह विभाग के क्या, प्रधान। और बार बार ये क्वेश्चन अटैक, देखिए आपका अभियोजन निदेशालय, भाई देख लिया जाए, दो चलें। राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकती है जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उपनिदेशक होंगे जितने वह ठीक समय समझे। तो अभियोजन निदेशालय की स्थापना कौन कर सकते हैं, राज्य सरकार। एक मुखिया होंगे जिसे हम क्या कहेंगे, अभियोजन निदेशक, हेड होता है, और अन्य जो होंगे उसे क्या कहेंगे, तो अभियोजन उपनिदेशक। और उपनिदेशक कितने होंगे ये दिया नहीं है, तो किसके विवेक पर चला गया, राज्य सरकार, किसके विवेक पर। दूसरा खंड देखिए, कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम कितने साल का विधि व्यवसाय किया हो,
10 साल और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से की जाएगी। यानी कि 2 पॉइंट और अच्छे आए कि अभियोजन निदेशक या अभियोजन उपनिदेशक ये पॉइंट होने के लिए कम से कम अधिवक्ता के रूप में कितने साल का अनुभव? 10 साल। नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के क्या परामर्श से। तो ये पूछा जाता है भाई, अभियोजन निदेशक या आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अभियोजन उपनिदेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है? करती है राज्य सरकार। कितना अनुभव कम से कम हो? 10 साल। और किसके परामर्श से? राष्ट्रपति के कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति। ये आ सकता है भाई। अगला देखिए, तीसरा, अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा। यानी कि आपका प्रधान कौन होंगे अभियोजन निदेशालय का? तो अभियोजन निदेशक होंगे, क्योंकि यही तो मुखिया है। और ये जो अभियोजन निदेशक होंगे और जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। यानी कि एपीओ और पीपी पर कंट्रोल कौन करता है? तो उस राज्य का गृह विभाग का जो प्रधान होगा। तो गृह विभाग का प्रधान गृह सचिव होते हैं और गृह सचिव के ही अंडर में ये सब होता है। पुलिस पर भी जो कंट्रोल, देखिए एक और लाइन बता दिया जाए भाई, वो भी आपका भूमिका में ही बतानी चाहिए थी। ये जो एपीओ का आप लोग देख रहे हैं अपॉइंटमेंट इत्यादि, ये पहले पुलिस का ही एक भाग माना जाता था और इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 में की गई थी। और बाद में ये पुलिस विभाग से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और अलग करके मुख्य रूप से जियो भी जारी हुए हैं और मुख्य रूप से अलग किया गया। और अब तो अभियोजन निदेशालय भी बन गया है। तो अभियोजन निदेशालय का मुखिया कौन होगा? निदेशक, अभियोजन निदेशक। और ये किसके कंट्रोल में रहेगा? तो फिर एक बार याद रखें, गलती करते हैं, गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण। 3 बार बताया गया, इसीलिए कि बार बार ये आता है क्वेश्चन। अगला देखिए, प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीन होगा। तो कोई बात नहीं है, जो अभियोजन निदेशक हैं उसके अधीन कौन होंगे? अभियोजन उप निदेशक। कितने लोगों को उप निदेशक बनाया जाएगा? 4-5 की राज्य सरकार के विवेक पर। हाँ चलिए याद रखिए भाई। देखिए इसको भाई, अब थोड़ा टेक्निकल 2-4 आएगा, छोड़ दिया जाए क्योंकि बहुत लंबा भी कल आपका बताया जाएगा। कल भाई 26 से लेकर प्रयास किया जाएगा, इधर 31, 32, 33, 34, 35 तक हो सकता है। कल आपका 26 से लेकर 35 तक पढ़ कर आइए धारा, फिर 36 से लेकर 40